तो आज शुरू करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आज हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, इनफर्टिलिटी के बारे में। तो क्वेश्चन जो बनता है वो हमने 5वां क्वेश्चन लिखवाया था, उसमें सारे जो क्वेश्चन लिखवाएंगे उसमें 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, डिस्क्राइब द कॉज एंड हाउ ART यूज्ड टू ट्रीट इट। ART को कैसे यूज़ करते हैं इसको ट्रीटमेंट में, और इसके क्या कारण हैं, इनफर्टिलिटी क्या है, इसके बारे में ये कोई पूरा क्वेश्चन। एक्सप्लेन अ नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ पेरेंटल डायग्नोसिस। तो इसमें हम क्वेश्चन जो है इसमें पहला जो का इनफर्टिलिटी क्या है इसका डिस्क्राइब, इसके इंट्रोडक्शन देंगे, इसका डेफिनेशन देंगे इसकी, उसके बाद फिर हम इसके कारण देखेंगे और फिर ART क्या है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन में। तो पहली डेफिनेशन तो ये बन जाती है, इनफर्टिलिटी इज़ अ कंडीशन, एक कंडीशन है वेयर एनी कपल्स डू नॉट गेट अ चाइल्ड इवन आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्राइंग टू कंसीव। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर क्या, तो कोई भी एनी कपल, कोई भी कपल चाइल्ड नहीं पैदा कर पा रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इवन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल तक कोशिश करी उन्होंने, फिर उसके बाद भी कंसीव होने की कोशिश करी 1 साल तक, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तब हम इसे कहेंगे इनफर्टिलिटी। दूसरी डेफिनेशन जो बनती है वो इनफर्टिलिटी इज़ अ कंडीशन इन विच, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉज पीपल टू बी अनेबल टू गेट कंसीव। जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कपल्स का, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसके कारण कंसीव करने में असक्षम है, इसको हम क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी कहेंगे। तीसरी जो इसकी बन सकती है डेफिनेशन, इनेबिलिटी टू कंसीव, कंसीव करने की अयोग्यता, इनेबिलिटी, इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, अनप्रोटेक्टिव, बिना प्रोटेक्शन के ही सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको कंसीव नहीं हो पा रहे हैं तो हम इसको इनफर्टिलिटी कहेंगे। तो ये डेफिनेशन 3 है, 3 में से कोई एक डेफिनेशन लिखनी है पेपर में, बाकी क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, इसमें काफ़ी कुछ है लिखने के लिए। अब देखते हैं टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी। इसके बाद हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी, कितने प्रकार की इनफर्टिलिटी होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, पहली होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरी कहलाती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि व्हेन यू हैव नेवर बीन प्रेग्नेंट एंड कैन नॉट कंसीव आफ्टर अ ईयर या 1 ईयर ऑफ रेगुलर इन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल को रेगुलर कर रहे हैं उसके बाद भी 1 साल तक कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और प्रेग्नेंट लेडी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तब इसको हम कहेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। मतलब एक लेडी है उसके कभी बच्चा नहीं हुआ है और वो 1 साल तक इंटरकोर्स कर रही है और प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तब इसे हम कहेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक बार लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है उसके बाद दोबारा वो कोशिश करती है कंसीव करने की लेकिन कंसीव नहीं कर पाती है। व्हेन यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट आफ्टर हैविंग एटलीस्ट 1 सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, एक बार सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो गई है उसके बाद दोबारा से दूसरा बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इसे कहेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो इसको हम कैसे कर लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। अब इसमें कारण क्या क्या है इनफर्टिलिटी के, क्या क्या कारण हो सकते हैं फीमेल में और क्या क्या हो सकते हैं मेल में कारण। तो फीमेल में जो कारण हो सकते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं, ओवुलेशन डिसऑर्डर। ओवुलेशन का डिसऑर्डर हो सकता है कि ओवुलेशन में ओवा नहीं बन रहा हो या ओवुलेशन नहीं हो पा रहा हो, ओवा बन गया हो लेकिन वो उसका ओवुलेशन की क्रिया नहीं हो पा रही हो, आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी। मोस्ट कॉमन इनफर्टिलिटी का कारण होता है कि ओवुलेशन ही नहीं हो पा रहा है, ओवरी में ओवुलेशन है, ओवा बना हुआ है लेकिन उसका ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, फिलोपियन ट्यूब तक नहीं आ पा रहा है।
तो पहला तो यही हो गया कारण। दूसरा देखिए, दूसरा हो गया एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो यूट्रस में होती है। अगर एंडोमेट्रियम की यूट्रस में, एंडोमेट्रियम की लेयर में कोई गड़बड़ी है, कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, तब भी कंसीव नहीं हो पाते हैं। जब वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, इनमें कोई प्रॉब्लम है, इनका स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, तब भी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तीसरा है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। इसमें पेल्विक रीजन पर इन्फ्लेमेशन है, तब भी कंसीव नहीं कर पाते हैं। अगर फीमेल में क्या है, RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो गया है रिप्रोडक्टिव वाले ट्रैक्ट में, पैसेज में, तब भी कंसीव नहीं होता है। इसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ भी कह सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ भी हो गई है तब भी। और वर्नल डिसीज़, जिसे हम वर्नल BD कहते हैं, इन ये सब एक ही है, और इनके कारण भी कंसीव नहीं कर पाती हैं लड़कियां, लेडी कंसीव नहीं कर पाती हैं। ठीक है। इसके बाद अगला आता है, इसके बाद अगला आता है पांचवा PCOS। PCOS में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो कैसा सिंड्रोम है इसमें, पॉलीसिस्टिक, सिस्ट बन जाती हैं, ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाती हैं, तब भी कंसीव नहीं कर पाती हैं। छठा है थायराइड प्रॉब्लम। ये सबसे ज़्यादा है, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही होता है। सबसे ज़्यादा जो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट कराया जाता है डॉक्टर के द्वारा, वो थायराइड की डिसीज़ का ही कराया जाता है कि थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तब भी कंसीव नहीं कर पाती हैं लड़कियां। ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेकअप होता है, थायराइड डिसीज़ की चेकअप सबसे पहले होता है। मेल में देख लेते हैं। मेल में क्या होता है कि लो टेस्टोस्टेरोन, सबसे इम्पॉर्टेंट, लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन अगर कम है तो बच्चे नहीं होंगे। लो टेस्टोस्टेरोन है तो फिर स्पर्म की काउंटिंग भी कम हो जाएगी, तब भी बच्चे नहीं होंगे। चौथा, अगर लो टेस्टोस्टेरोन है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, पेनिस इरेक्ट नहीं करेगा। और यदि प्रीमेचर इजैकुलेशन हो रहा है, जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है, तब भी बच्चे नहीं होते हैं ऐसे लड़कों के। और चौथा और पांचवा हो सकता है कि स्क्वार्टम में सूजन आ गई हो, इंजरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, जिसके कारण बच्चे नहीं हो पाते हैं, स्पर्म नहीं बन पाते हैं और बच्चे नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा जो कारण अलग अदर कॉजेज़ भी हैं, कुछ मेल और फीमेल में कुछ कॉमन हैं, जैसे कि एज फैक्टर हो सकता है, ज़्यादा उम्र हो गई हो इसलिए नहीं बच्चे हो रहे हों। मोर एल्कोहल कंजप्शन, ज़्यादा एल्कोहल पी रखा हो इसलिए नहीं होते हैं बच्चे। एक्सेसिव स्मोकिंग, ज़्यादा स्मोकिंग करते हों। रेडियोथेरेपी, ज़्यादा रेडियोथेरेपी करा रखी हो तब भी। ओबेसिटी, ज़्यादा मोटापा हो तब भी नहीं बच्चे नहीं होते हैं। कीमोथेरेपी, ज़्यादा दवाइयाँ खाने के कारण भी कभी कभी बच्चे नहीं होते हैं। तो ये अदर कॉजेज़ हैं जो कॉमन है मेल फीमेल में। ART क्या होती है, ART के बारे में पूछा है कि ART के बारे में डिस्कस करो। ART होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसको हम क्या कहेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ऐसी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसके सहायता से हम क्योर किया जा सकता है, क्योर नहीं कर सकते मतलब हेल्प कर सकते हैं कि बच्चे हो जाएं। पहला है जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि स्पर्म ओवा को शरीर बॉडी से बाहर किसी परखनली में या किसी में टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, इसको जाइगोट बना लिया जाए, उसके बाद उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगर मेल स्पर्म और ओवा बॉडी से बाहर फर्टिलाइज करवाए जा रहे हैं तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो बन जाता है, उसके बाद इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। टेस्ट ट्यूब बेबी इसी को कहते हैं। इसमें आ सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ये सब इसके अंदर आ सकते हैं। और तीनों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जाता है, पहले फर्टिलाइजेशन किया जाता है बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर, उसके बाद एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
जबकि इन विवो फर्टिलाइजेशन भी होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन को कराया जाता है। इसमें टेस्ट ट्यूब में भी नहीं होता, नहीं आएगा, बाहर नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के शरीर, बॉडी के अंदर ही कराया जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन में। अब सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला आता है आईवीएफ और ईटी, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे हम कह सकते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक तो जिफ्ट और दूसरा होता है आईयूटी। जिफ्ट कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट का फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करना जाइगोट जिफ्ट कहलाता है। जबकि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करना इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कहलाता है। तो जिफ्ट में क्या होता है कि जो ओवा है, ओवा जो है, ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें डिवीजन होगा, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन होगा, और जब इसमें 8 कोशिकाओं वाला, 8 ब्लास्टोमियर वाला जाइगोट बन जाएगा, तब 8 ब्लास्टोमियर वाला जाइगोट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। 8 ब्लास्टोमियर या इससे कम, लगभग 8 ब्लास्टोमियर वाला जब जाइगोट बन जाता है, तब इसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसी को जिफ्ट कहते हैं। आईयूटी में इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। ऐसा एम्ब्रियो बन जाए जो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा का हो, तभी से यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। जिफ्ट क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, जो डोनर है उससे ओवम को ट्रांसफ़र किया, ओवम का ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर, डोनर से कलेक्ट किया जाता है। कोई फीमेल है, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उससे ओवा ट्रांसफ़र कलेक्ट कर लिया गया और उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा। कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ एनोदर फीमेल, दूसरी महिला के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, ऐसी महिला जिसमें जो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। 45 साल बाद बच्चे नहीं होते हैं ना, क्योंकि ओवा नहीं होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है। ऐसी महिला के अंदर फैलोपियन ट्यूब में किसी दूसरी महिला का ओवा लेकर उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बट कैन प्रोवाइड सुटेबल, जो क्या कर सकती है, ओवा तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन सुटेबल इन्वायरमेंट, जो आवश्यकता है, जिस इन्वायरमेंट की आवश्यकता है, वो प्रोड्यूस तो वो कर ही सकती है, क्योंकि ओवा ही तो नहीं बन रहे हैं, ओवा नहीं बन रहे तो ओवा दूसरी दूसरी लेडी का ले लिया, लेकिन सुटेबल इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, दे सकती हैं। तो इस प्रकार की जो लेडीज़ होती हैं, उनका क्या है, सुटेबल एनवायरनमेंट देते, सैरोगेट मदर कहलाती हैं। कि मतलब जो सैरोगेट मदर होती हैं, खुद अपना बच्चा पैदा नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ एनवायरनमेंट देती हैं अपने बच्चे पैदा करने के लिए। ठीक है, ओवा दूसरी का होता है, किसी और का ओवा होता है, उससे बच्चा पैदा होता है। ठीक है, एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, इन दिस टेक्निक द सीमन जो लड़का है, वो उसमें अंदर शुक्राणुओं की कमी है, स्पर्म्स की कमी है, तो सीमन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द आइदर हस्बैंड, या तो हस्बैंड से ले लिया जाए, या फिर कोई हेल्दी डोनर हो, कोई लड़का हो हेल्दी, उससे सीमन को ले लिया जाए और फिर इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए यूट्रस में या वेजाइना में, फीमेल की यूट्रस या वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, किसी हस्बैंड का या फिर किसी अन्य हेल्दी डोनर का, हेल्दी पुरुष का सीमन लेकर फीमेल की वेजाइना या यूट्रस में के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए सीमन को, तब इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं इसको, आई कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन सेमिनेशन, मतलब सेमिनेशन जो सीमन जो है वो यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें जो जाइगोट बनेगा वो कैसे बनेगा, वो जाइगोट जो बनेगा वो बॉडी के भीतर बनेगा, इसलिए बॉडी के भीतर, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन हो गया ये। ICSI जो होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। कैसे, ये एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी में एम्ब्रियो को की फॉर्मेशन कराई जाती है,
किस प्रकार फॉर्मेशन होगी, जाइगोट ओवा ले लिया जाएगा और स्पर्म ले लिया जाएगा और लेवल में इनको दोनों को इन दोनों से एम्ब्रियो का निर्माण किया जाएगा, एम्ब्रियो बनाया जाएगा। तो इस टेक्निक में क्या होता है, दिस टेक्निक इज परफॉर्म्ड आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ फीमेल की इनएबिलिटी पार्टनर टू इंसेमिनेट, कि वो इंसेमिन एक निश्चित अमाउंट में सीमन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, जिस कारण क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे पार्टनर का सीमन को लेना पड़ता है, अलग से लेना पड़ता है लेबोरेटरी में, ड्यू टू द लो स्पर्म होने के कारण भी हमें सीमन को लेना पड़ता है, मेल के फीमेल स्पर्म को लेना पड़ता है और फिर से लेबोरेटरी में ले जाकर लेबोरेटरी के अंदर ओवम में इंजेक्ट करा दिया जाता है। स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम में इंजेक्ट करा दिया जाता है, जिससे कि लेबोरेटरी में जाइगोट बन जाता है या एम्ब्रियो बन जाता है। फिर इसको हम फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये कैसा होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये किसका केस हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें बॉडी के बाहर जाइगोट बनाया जा रहा है। और ये एआई क्या हो गया, एआई हो गया इन विवो हो गया, इसमें बॉडी के अंदर ही स्पर्म को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सीमन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बॉडी के अंदर ही, और वहीं पर जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बनता है बॉडी के अंदर, इसलिए इन विवो हो गया। जिफ्ट में क्या होता है कि इसमें दूसरे डोनर का फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, ओवा जो होता है ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये भी कैसा हो गया, जिफ्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। जिफ्ट कैसा हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। गिफ्ट है ये, गिफ्ट। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये आज का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे फ़ोन नंबर पर, इस नंबर पर 2457 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। अगर आप मेरा कोर्स परचेज़ करने आते हैं, पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें जो मेन परीक्षा है एचपीएससी की बायो की जो मेन परीक्षा है, इस परीक्षा में जिस प्रकार क्वेश्चन लिखे जाने हैं उस तरह से मैंने इसमें लिखवा दिया है। 150 शब्दों में लिखा जाएगा क्वेश्चन, इसी तरह से लिखा जाएगा। फ्लो चार्ट का सहायता लेनी पड़ेगी, कम से कम लिखा जाएगा और मटेरियल पूरा आ जाए, इम्पोर्टेंट बातें सारी आ जाएं, जिससे कि ठीक है। तो लिखने का तरीका किस प्रकार होगा ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन आप याद करके वहाँ A to Z लिख सकते हैं और तरीका आप सीख जाएंगे किस तरह से लिखना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक मार्क्स मिल सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको अगर अच्छे नोट्स चाहिए, बने हुए अच्छे नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें मैसेज और मैं रिसीव करूँगा और आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, वो पेमेंट आप करके पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है।